नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग लेकर आए हैं आज फिर नया चैलेंज लेकर आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है 50 आउट ऑफ 50। आज 50 क्वेश्चन का आपको चैलेंज दिया जा रहा है। 50 में से जिसके भी 50 नंबर आते हैं श्योर उसका पेपर निकल जाएगा। अदरवाइज 40 से 50 के बीच में आपके नंबर होना चाहिए, तब भी आपका पेपर निकल जाएगा। आज हमारे पास में ये चैलेंज है। जितने भी आपको नंबर मिलते हैं मेरे को लास्ट में कमेंट में आप जरूर लिखकर बताएंगे और हम करते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट। और याद रखिएगा ये हमारे जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है उसमें ये हमारे पास में 30 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के सारे जो वीडियो है उसकी लिंक मिलने वाली है आपको आई बटन में। पुरानी सीरीज है और एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जिस एप्लीकेशन को जाके ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? प्रोटोकॉल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। प्रोटोकॉल बिना पढ़े एग्जाम में मत जाना, सारे प्रोटोकॉल पढ़ लिएगा। कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, किस प्रोटोकॉल का क्या काम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो पहले कनेक्शन स्थापित करेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके बाद डेटा के जो पैकेट्स है उसको वो सेंड करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। तो हमारे पास में है यूडीपी, है ना, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये बहुत तेज होता है ये, है ना, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि डेटा आपका पहुंचेगा नहीं, है ना। तो ये बहुत तेज होता है लेकिन डेटा पहुंचने की श्योरिटी नहीं रहती है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, हमको पता है कि डोमेन नेम प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस के एवज में। फिर हमारे पास में टीसीपी है और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है, ये हमको पता है। अब क्या बचा हमारे पास में? हमारे पास है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है टीसीपी, जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये पहले कनेक्शन स्थापित करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके बाद डेटा को सेंड करता है और डेटा हमेशा पैकेट्स के रूप में जाता है, याद रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गोफर और वोरोनिका किस टाइप की इंटरनेट सर्विस है? तो गोफर की बात करता है और वोरोनिका की बात कर रहा है। ये किस टाइप का हमारे पास में क्या है? इंटरनेट की सर्विस है। तो मैं आपको बता दूं कि गोफर और वोरोनिका दोनों के बारे में अगर बताऊं तो ये दोनों पहले हम लोग यूज करते थे, अभी भी हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज किया जाता है इंटरनेट पर। कोई पुरानी फाइल होगी उसको वापस रिट्रीव करने के लिए, है ना, वापस उसको लेकर आने के लिए। तो इसका यूज हम लोग करते हैं सर्च इंजन में, या आपने सुना होगा SEO, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO में इसका यूज किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो कहां पर होगा? हमको बोल रहा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, कंप्रेस सर्विस है, या कैलकुलेशन सर्विस है। जैसा कि मैंने बताया क्या है, इंफॉर्मेशन सूचना को रिट्रीवल करने, मतलब पुरानी जो इंफॉर्मेशन है उसको वापस लेकर आने के लिए यूज किया जाता है गोफर और वोरोनिका का। ये पुरानी पद्धति है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सीपीयू का कौन सा भाग, है ना, मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है? तो कौन सा भाग होता है जो मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करता है? तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का। सीपीयू के अंदर हमारे पास में ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसी का काम होता है कंप्यूटर में होने वाली समस्त प्रकार की मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करने का काम इसी का है ना। तो फुल फॉर्म याद रखना और साथ में इसका काम भी याद रखना। इसके अलावा हमारे पास सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होती है और कैश मेमोरी जो कि रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, वो भी याद रखिएगा। तो क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट हमारे सीपीयू में जरूर होती है। ये हमारे पास जितने भी हार्डवेयर भाग होते हैं उनके भी सामंजस्य स्थापित करने का काम इसका है। ALU जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा। कैश मेमोरी जो कि हमारे पास में सबसे तेज मेमोरी होती है और ये मिलकर बनी होती है, किससे? रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, ये आपको याद रखना है को। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारे पास पे एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग टेस्ट फ्री वाले भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप प्रोफाइल में जाएंगे वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा पेड कोर्सेस हमारे पास में अभी हमने अगस्त का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर कोई अगस्त के लिए अभी से लेकर पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ सकता है ना। ये फुल कोर्स है, इसमें सारा कुछ मिलने वाला है, कुछ भी छूटेगा नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला कोर्स है तो जुलाई के लिए कोर्स है, और मैं चाहूंगा कि आप इस कोर्स को जुलाई के एग्जाम के लिए ना ले, है ना, क्योंकि समय कम है, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर हमारे पास में जुलाई के लिए मॉक टेस्ट है, तो ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, एग्जाम के दिन तक भी लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, पर सारे के सारे आप लगा लीजिएगा। इसमें टोटल आपको 60 मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा ये वाला कोर्स फुल कोर्स है, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्टिव क्लास, MCQ क्लास, मॉक टेस्ट सारा कुछ इसमें आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स यूजर कर्नेल से किस प्रोग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करता है?
है ना, लाइनेक्स का यूजर होगा है ना, उसको कर्नेल से बात करनी है, तो कर्नेल से डायरेक्ट बात कोई नहीं कर सकता है ना, यूजर होगा तो डायरेक्ट अगर बात करने का प्रयास करेगा तो नहीं होगा, है ना। तो बीच में मीडिएटर के तौर पर कौन काम करता है तो उसकी बात हम करेंगे। हमारे पास में है सेल, हमारे पास में कंपाइलर, फॉर्मेटर, हमारे पास में पार्टीशन। पार्टीशन की अगर बात करूं तो ये डिवाइडेशन होता है, हार्ड डिस्क का अलग अलग भागों में बांटना डिवाइडेशन होता है। कंपाइलर हमको पता ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर हमारा फॉर्मेटर है, तो हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, फ्लैश ड्राइव होगी, किसी भी प्रकार का जो हमारे पास में डिस्क होती है उसको फॉर्मेट करने के लिए हम जो तकनीक यूज करें वो फॉर्मेटर है, उसका यूज करते हैं। बचा हमारे पास में क्या, शेल। तो सेल ही वो भाग होता है, जब भी यूजर कोई कमांड देता है तो पहले सेल पे जाएगा और सेल उसको पहुंचाएगा कहाँ तक के, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल तक के। और याद रखना, कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग अर्थात उसका कोर होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में मैक्रो डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, है ना, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। मैक्रो के लिए भी क्वेश्चन आता है, मैक्रो क्या है, तो मैक्रो क्या करता है, ये सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। मैंने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आपको याद भी हो गया होगा। मैक्रो इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, ये भी याद रखेंगे। सेटिंग्स को रिकॉर्ड करेगा। अब हमारे पास में है शॉर्टकट की Alt F8, Alt 11, कंट्रोल F11 और कंट्रोल F8। तो हमारे पास में आपको बता दूं, Alt F8 जो है ये राइट की है किसके लिए, मैक्रो डायलॉग बॉक्स को ऑन करने के लिए। तो Alt F8 को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में F11 हमारे पास में है, इसका यूज क्या होता है तो याद रखना, इसका यूज किया जाता है VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसको ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, Alt प्लस F11 का, ये भी आप याद रखेंगे और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। इसी के द्वारा निर्माण किया जाता है किसका, मैक्रो का, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन किस टैब में होता है। एमएस एक्सेल के जितने भी टैब है उन टैब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर एक टैब में कौन सा टूल है ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। टूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, तो उनको याद रखना थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। आप ठानोगे तो हो ही जाएगा, है ना। तो उसको सारे जितने भी टैब है उसमें कौन कौन से टूल्स है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास में है रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हमारे पास एमएस एक्सेल में टैब होती है डेटा टैब, है ना। और डेटा टैब में हमको मिलता है क्या, जो डेटा हमारे पास में डुप्लीकेट होता है उसको रिमूव करने का ऑप्शन यहाँ हमको मिलता है। इसके अदर ऑप्शन अगर हम देखें, यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट। इंसर्ट टैब में हमारे पेज में, मतलब एक्सेल की बात हो रही है, तो हमारी सीट में किसी भी चीज को लेकर आने की बात होगी, चाहे इलस्ट्रेशन के थ्रू लेकर आने हो या हाइपरलिंक के थ्रू लेकर आनी हो, हम लोग इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। इंसर्ट टैब का व्यू टैब में सारे जो लेआउट वाले हैं या टूल्स के हाइड और शो वाले ऑप्शन है वो यहाँ हमको मिलते हैं। और रिव्यू टैब में हमारे पास जो सीट होती है उसकी जांच के, चेक करने के सारे ऑप्शन हम लोगों को मिलते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अगला क्वेश्चन है, MPEG-4 वीडियो का फाइल सामान्य एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मैंने आप लोग को बोल दिया है, एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करी है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक खास बात आप लोग को और बता देते हैं कि हम लोग अपलोड करने वाले हैं फाइल एक्सटेंशन, हमने पहले कर दिए हैं। फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज की जो PDF है वो हम फ्री मटेरियल में, मतलब एप्लीकेशन पे जाएंगे, हमारी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, वह फ्री मटेरियल है, उसके अंदर हम शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म की PDF आप लोगों को देने वाले हैं। और साथ में वहीं पर आपको मिल जाते हैं फ्री टेस्ट। तो एप्लीकेशन याद से डाउनलोड करिए, जल्दी जल्दी डाउनलोड करिए। तो एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा। हमको बोल रहा है MPG, मतलब MPEG-4 के लिए कौन सा होगा, हमको बोल रहा है MPG, तो ये भी MPEG से रिलेटेड है लेकिन MPG-4 के लिए नहीं है। हमारे पास में MP4 है, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। हम जो वीडियो का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं इस समय, आप भी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये MP4 में ही है। इसके अलावा WMV है ना, तो ये विंडोज मीडिया की वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। MPEG-GX, तो ये हमारे पास में MPEG से रिलेटेड जरूर हो सकता है लेकिन हमारे प्रश्न का राइट आंसर नहीं है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर है MP4। अगला है, व्लॉग का सही अर्थ क्या है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। व्लॉग बेसिकली होता है क्या है, अगर इस पे हम लोग बात करें तो किसी व्यक्ति के अपने पर्सनल जो विचार होते हैं उसको टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में लोगों के सामने प्रस्तुत करना ब्लॉगिंग कहलाता है। और आपने अलग अलग प्रकार की ब्लॉगिंग देखी होगी। तो ब्लॉग बेसिकली इसका आपसे अर्थ पूछ रहा है कि क्या होता है। हमारे पास में है वॉइस लॉग,
वीडियो ब्लॉग, हमारे पास में वर्चुअल लॉगिन है और वेरीफाइड लॉग है। तो हमको पता है कि ब्लॉग का जो एक्चुअल अर्थ होता है वो क्या होता है, वीडियो ब्लॉग होता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो अभी ये जो आप देख रहे हो वीडियो, ये भी क्या है, वीडियो ब्लॉग ही है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की ब्लॉगिंग होती है, वो भी वीडियो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, मेलिंग्स लिस्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, VoIP किस टाइप की इंटरनेट सर्विस है। तो चाहे आपको मेलिंग लिस्ट तैयार करनी हो या भेजनी हो, इंस्टेंट मैसेजिंग आपको थ्रू आउट करने हो, या फिर VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात कर ले तो ये किस तरह की इंटरनेट सर्विस है, इसकी बात की जा रही है। तो याद रखना, एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना VoIP का, और इसका ये भी याद रखना कि VoIP मतलब कि आपको इंटरनेट के थ्रू क्या करनी है, कॉलिंग करनी है। तो वहां पर हम लोग को जरूरत पड़ती है VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, ये भी याद रखेंगे। अब ये तीनों के तीनों सर्विस है, किस तरह की सर्विस है, हमको बोल रहा है कम्युनिकेशन सर्विस है, फाइल कंप्रेशन सर्विस है, हार्डवेयर सर्विस है, या फॉर्मेटिंग सर्विस है। तो जैसा कि हमको पता है, हम किसी की मेल की लिस्ट बना रहे हैं, या फिर हम किसी को इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, या फिर हम वॉइस पर बात कर रहे हैं इंटरनेट पर, ये इन सभी चीजों का एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि हम लोग कम्युनिकेशन मतलब संचार स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो सर्विसेज है किसकी है, ये कम्युनिकेशन की अर्थात संचार की है। तो ये कम्युनिकेशन सर्विस आएगी, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव यूजर सेशन का करेंट यूजर नेम देखने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है। देखिए, एक्टिव यूजर बेसिकली हमारे एग्जाम में लाइनक्स की कमांड्स आती है, ज्यादा कमांड नहीं है, थोड़ी सी कमांड है। तो थोड़ी सी कमांड अगर आप याद कर लेते हो तो काफी अच्छी आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, और बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा आपका और हमारा दोनों का। तो लाइनक्स की जो कमांड है उसको ढूंढ के आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास में है एक्टिव यूजर सेशन में करेंट यूजर नेम देखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। तो याद रखना, हम लोग यूज करते हैं who am I कमांड हम लोग यूज करेंगे, इससे एक्टिव यूजर हमको दिख जाएगा, है ना। वही अगर हम बात करें यूजर, तो इसमें हमको यूजर की लिस्ट देखने को मिलती है, और अगर हम mkdir देखें तो हमको नई डायरेक्टरी अगर निर्माण करनी होगी, बनानी होगी, तो वह हम इसका यूज करते हैं, है ना। apt get, है ना, इसका यूज भी हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो हमारे पास में लाइनक्स की है कमांड होती है, याद रखिएगा इसको भी। तो फिलहाल हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है who am I, यही होगा। अगला हमारे पास में है, निम्न में से कौन सी फाइल ट्रांसफर सर्विस की कैटेगरी में फिट नहीं है। फाइल ट्रांसफर की सर्विस, है ना। तो हमारे पास में फाइल ट्रांसफर के लिए बेसिकली हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, और यहाँ पर दिए भी हमको सारे के सारे प्रोटोकॉल्स ही है। तो चलिए देखते हैं, हमको बोल रहा है फाइल ट्रांसफर सर्विस में कैटेगरी में फिट नहीं होता है, नहीं वाला ढूंढना है भैया, होने वाला हम बता देते हैं। हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो फाइल ट्रांसफर करेगा। फिर हमारे पास में आर्ची, तो आर्ची जो है इसका प्रयोग भी हम लोग करते थे, जो पुरानी तकनीक थी डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, वहां पे आर्ची का यूज किया जाता था, तो इसको भी याद रखेंगे। गोफर की अगर बात करें तो गोफर भी हमारे पास में फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमने पहले ही प्रश्न में देखा, पुरानी फाइलों को वापस रिट्रीव करने के लिए, लेकर आने के लिए हम लोग गोफर का यूज करते हैं, और इसका यूज सर्च इंजन में होता है, ये भी याद रखेंगे। हमारे पास में टेलनेट, जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। बेसिकली टेलनेट जो है एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है, और दूर स्थित किसी कंप्यूटर की जांच करने के लिए चालू है या बंद है, या उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला है, बूटिंग के समय इंटेल इंस्ट्रक्शन मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं। तो अगर बूटिंग की हम बात करें तो बूटिंग हम लोगों ने पढ़ी है, पावर बटन दबाओ कंप्यूटर चालू होता है, तो हमारे पास हार्ड बूटिंग हो गई। पहले से चालू कंप्यूटर है, चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो सॉफ्ट बूटिंग या रीबूट हो जाता है, उसको भी हमको पता है। फिलहाल हमारे पास में कि बूटिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, वो कहाँ होते हैं। तो हम लोग को पता है कि जैसे हम पावर बटन ऑन करते हैं, क्या एक्टिव होता है, हमारा बायोस, और हमारा जो बायोस होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा बायोस होता है भैया रोम में, है ना। रोम में जो प्रोग्राम होता है उसी को हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, तो बायोस से मिलते हैं, याद रखना। रैम हमारे पास में वोलेटाइल मेमोरी है, मुख्य भाग है हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं सारा का सारा काम रैम में ही होता है। इसके अलावा प्रिंटर ड्राइवर हमको पता ही है, प्रिंटर को इंस्टॉल करके चलाने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, और यूजर फोल्डर, हम जो फोल्डर क्रिएट करते हैं, ये उसकी बात है। अगला है, डेसिमल नंबर 19 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा।
तो हमको डेसिमल संख्या निकालनी है किसकी, 19 की। तो 19 को हमको भैया क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना है, हमको निकालना है हेक्साडेसिमल। तो बहुत सिंपल है, डेसिमल का हेक्साडेसिमल बदलना बहुत इजी रहता है। 19 हमको दिया हुआ है, इसमें हम भाग देने वाले हैं किसका, हम लोग भाग देंगे 16 का। और 16 का भाग हमको इतने बार पढ़ना है कि वो 90 के पास पहुंच जाए सीधे सीधे, है ना। तो क्या भाग देने वाले हम लोग, 16 का अगर हम पढ़ते हैं 4 बार या 16 को पढ़ते हैं हम लोग 5 बार। हम पहले ऑप्शन देख ले, यहाँ पे 4 या 5 और 6 दिया है, तो हम 5 बार ही पढ़ लेते हैं। अब 16 का पहाड़ा अगर हमको नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे उसका पहाड़ा तैयार कर लेंगे, है ना। 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 3 8, कितना हो गया भैया, 80 हो गया है ना। तो कितने बार भाग जाएगा, तो हमको पता है कि 5 बार भाग जाने वाला है। कितने बार, 5 बार भाग जाने वाला है, ये हमको पता है। कितना आएगा, 80। और 80 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, तो 5 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचा हमारे पास में, 10 बचा है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल में हम लोग 9 तक के डिजिट यूज करते हैं, उसके बाद हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, है ना। तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक के ही हमारे पास 10 हो जाते हैं। 10 के बाद अगर हम यहाँ स्टार्ट करें 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस यही तक के जाने वाला है। इसके बाद 9 तक के तो ठीक है ना, डिजिट हम लोग यूज करें। इसके बाद अल्फाबेट मतलब 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी और 14 के लिए हम लोग यूज करेंगे ई और 15 के लिए एफ यूज करते हैं। अब सीधा हो गया हमारे प्रश्न का आंसर कि 5 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचा है 10। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रिवर्स फॉर्म में, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि ये भी शेषफल है हमारे पास में और ये भी शेषफल है। तो क्या है हमारा 10 को क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं 10 को ए लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, जब इसको रिवर्स लिखेंगे तो 5 और 10 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं ए। तो 5A जो होगा ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5A जहां पर भी लिखा है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए यहाँ तक का वीडियो देखते आए हुए हैं, आज हमने 50 क्वेश्चन का चैलेंज लाया है, कल हम फिर से 50 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जैसी वीडियो आएगा वैसे आपको मिलना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर याद से करिएगा, और जिनको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी जरूर करिएगा। हमारे पास में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। डीएनएस मतलब क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम हमारे डोमेन नेम सिस्टम का होता है। साथ ही ये उसको यूनिक भी रखता है, मतलब किसी भी 2 डोमेन नेम ना एक जैसे होंगे, ना ही आईपी एड्रेस एक जैसे होंगे। तो हमारे पास में क्या है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से रिसॉल्व करना, मैक एड्रेस को रिलेट करना, राउटर को प्रिंटर बनाना और ईथरनेट केबल कंप्रेस करना। तो हमारे पास में इसका जो राइट आंसर है क्या है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से रिसॉल्व करना। तो आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड उसके पास रखा रहता है सारे के सारे, और वही उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसके रिकॉर्ड भी अपने पास रखेगा। जैसे हमने वेबसाइट का एड्रेस डाला, उसको तुरंत आईपी एड्रेस से बदल के और आपकी जो वेबसाइट होगी उसको ओपन करके दे देगा। इसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2019 में सेलेक्टेड कॉलम हाइड करने का शॉर्टकट की क्या है। आपने कोई कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसको हाइड करना है, तो याद रखना कॉलम को अगर हमको हाइड करना है तो हम लोग यूज करते हैं Ctrl+0 का यूज करते हैं, कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। किसी भी कॉलम पे ऊपर हेडर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ABCD जो होते हैं, या मेरे पास कॉलम हेडर होते हैं, इन पे सेलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बस आप Ctrl+0 प्रेस करिए, वो हाइड हो जाएगी। अगर रो सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग Ctrl+9 प्रेस करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के शेप, साइज और फिजिकल लेआउट को डिफाइन करने वाली स्पेसिफिकेशन क्या कहलाती है। देखिए हमारे पास में मदरबोर्ड होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, उसमें होल्स होते हैं कैबिनेट में कसने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट्स बाद में भी तो हमको लगाने हैं कैबिनेट में लगाने के लिए। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये प्रॉपर शेप या डिजाइन में होना चाहिए, तभी वो काम में आता है। तो हमारे पास में मदरबोर्ड के शेप, साइज और जो फिजिकल लेआउट होता है उसको डिफाइन करने वाली स्पेसिफिकेशन क्या कहलाता है। तो हमारे पास में है फॉर्म फैक्टर, बूट फैक्टर, पावर फैक्टर और लॉजिक फैक्टर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में होता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को आप याद रखिएगा।
अगला है माइक्रो प्रोसेसर को वर्सेटाइल क्यों कहा जाता है? वर्सेटाइल तो हमको पता ही है, क्या बोलते हैं हम, बहुउद्देशीय। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये बहुत सारे काम करने में सक्षम हो, उसको हम वर्सेटाइल पर्सन कहते हैं। तो हमारा सीपीयू जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, तो बहुत सारे काम करता है, इसीलिए इसे हम वर्सेटाइल कहते हैं, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर को वर्सेटाइल क्यों कहते हैं? तो आगे देखिए ऑप्शंस क्या है। हमको बोल रहा है सेम चिप को सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन से कई एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। तो हाँ भैया, ये सही है। अगला है यह केवल फिक्स्ड काम करता है? तो केवल फिक्स्ड काम नहीं करता है। हम सॉफ्टवेयर चेंज करो, अलग काम करा लो, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करने को वो रेडी रहता है। केवल आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है? तो ये भी नहीं होगा। यह बिना प्रोग्राम के खुद डिसीजन लेता है? तो ऐसा नहीं है, उसको प्रोग्राम लगेगा। अगर हमको काम कराना है सीपीयू से, तो उससे जुड़ा हुआ हमको प्रोग्राम लगेगा, तभी तो हम काम करा पाएंगे। अपने मन से वो कुछ नहीं करेगा। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला है मैक एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है? तो ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। हमारी रिवीजन क्लास मान लीजिए आप, पीआईक्यू बेस्ड ये क्लास हमारे पास में है, और ये सारे क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, और इसे ऐसे ही क्वेश्चन नए एग्जाम, मतलब अभी जो जुलाई का एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले हैं। तो हमारे पास मैक एड्रेस क्या होता है? तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, मैं बता चुका हूँ, और आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस क्या आएगा आपका? ये आईपी एड्रेस होता है, और फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास में है, डोमेन एड्रेस हमारे पास में ईमेल एड्रेस है। तो हमारा फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा? ये होता है भैया हमारे पास में मैक एड्रेस, जो कि हमारे लैन कार्ड का एड्रेस होता है, याद रखिएगा। तो ये है हमारे प्रश्न का राइट आंसर। निम्न में से कौन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? नेटवर्क के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, लैन मैन वेन, तो आपको उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। हम लोग नॉर्मल जो यूज करते हैं इससे नहीं होने वाला है। तो कौन सा है हमारे पास में? हमको बोल रहा है विंडोज सर्वर। तो विंडोज सर्वर का यूज हम लोग नेटवर्क में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सर्वर एडिशन है। नॉर्मल विंडोज 8 होगा तो वो नहीं, है ना, 2008 होगा तो वो नहीं, है ना। हमको क्या चाहिए? सर्वर एडिशन चाहिए, वो कर जाएगा काम। यूनिक्स, ये तो हम पढ़ते ही है, सर्वर में हमें यूनिक्स और लाइनक्स का यूज करते हैं, तो ये दोनों होते हैं। हमारे पास में एमएस डॉस। तो एमएस डॉस जो है ये नहीं है भैया। एमएस डॉस हमारे पास नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्क वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखेंगे। और ये किस पे चलता है? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस पे चलता है, ये भी याद रखना। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का प्रकार का ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी याद रखना। अगला है नेट स्टेट कमांड सामान्यतः किससे संबंधित है? तो अगर हम नेट स्टेट कमांड की बात करें तो हमारे पास में क्या है? देखो, नेटवर्क कनेक्शन, है ना, स्टैटिक नेटवर्क कनेक्शन और स्टैटिक की बात कर रहा है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि अब नेट स्टेट जो है हमारे पास में, है ना, क्या है नेट, तो ये क्या है? नेटवर्क स्टेट मतलब स्टैटिक। तो नेट स्टैटिक, है ना, तो नेटवर्क स्टैटिक के लिए ही यूज किया जाता है नेट स्टेट कमांड को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें डायरेक्टरी क्रिएशन के लिए, तो हमारे पास MD वगैरह होती है कमांड। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमारे पास अलग अलग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें होती है। डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग बूटेबल डिस्क का यूज करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन मैं बोल रहा हूँ, याद कर लेना, और कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बता भी दिया है। जैसे क्लास खत्म होती है तो आपको उसके बाद में वहां पर अपलोड करके दे दिए जाएंगे। संभवतः आज शाम को या कल सुबह मिलेंगे, आप डाउनलोड जरूर करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? हमारे पास में PNG, ये तो है, हमको पता है। JPEG भी होता है, ये भी हमको पता है। और GIF ये भी होता है, हमको पता है। ये तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं? ये इमेज से ही जुड़े हुए हैं। हमारे पास में है जिप, तो ये WinZip की फाइल का एक्सटेंशन होता है, मतलब कंप्रेस फाइल, जिप फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसलिए ये वाला अलग है। और हमारा प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा इमेज का नहीं है, तो ये वाला भैया नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में DLL का सही फुल फॉर्म क्या है? DLL आपको मतलब विंडोज की मुख्य जो कमांडें होती है वो DLL फाइल्स कहलाती है ना। उनका एक्सटेंशन क्या होता है? सभी का DLL ही होता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास पे, तो याद रखना है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो है वो DLL का फुल फॉर्म होता है, ये अच्छे से याद करिएगा। अगला है MS एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? क्रिएट टेबल आपको करना है ना। क्रिएट टेबल के लिए क्या करना है? डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। सिर्फ टेबल में कन्वर्ट करना तो Ctrl+T हम लोग लगा लेते हैं सेलेक्ट करके, लेकिन आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमको बोल रहा है Ctrl+K, ये हमको पता है किसकी है, हाइपर लिंक की है।
Ctrl+1 ये भी हमको पता है किसकी, फॉर्मेट सेल की कमांड है। हमारे पास में है Alt F8, ये मैक्रो की है। अब हमारा पास बच गई क्या, Ctrl+L। तो Ctrl+L से हम डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। कौन सा वाला, हम लोग ओपन कर सकते हैं क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। इसको याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। तो जो पहली जनरेशन हमारे पास में थी, हमको पता है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए हमने मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया है, उसमें हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, और उस जनरेशन की जो भाषा हमारे पास में है वो मशीनी भाषा है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में क्या है, ट्रांजिस्टर, ये हमने सेकंड जनरेशन में यूज किया है। हमारे पास में आईसी है, आईसी हमने थर्ड जनरेशन में यूज किया है। वैक्यूम ट्यूब हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया है, और माइक्रो प्रोसेसर हमको मिला है फोर्थ जनरेशन में। तो हमको बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया है, ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेमोरी एक्सेस स्पीड के अनुसार सबसे स्लो कौन सी मेमोरी होती है। तो मेमोरी एक्सेस की अगर हम बात करें, और मेमोरी एक्सेस में सबसे स्लो कौन सी होती है, एक एक्सेस हम वहां पढ़ते हैं, कहां पर, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं तो हमको वहां पता है सबसे स्लो कौन सी होती है। तो हमारे पास सिक्वेंशियल मेमोरी जो होती है वो सबसे स्लो होती है। और यहाँ पर हमारे कुछ दिए हैं, ये हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हैं, तो कंपोनेंट्स में कौन सा स्लो होता है इसकी बात करनी है। तो हमारे पास में है सबसे स्लो वाली, है ना। तो हम बात करते हैं रजिस्टर, तो रजिस्टर तो भैया सबसे तेज होते हैं, सबसे फास्ट क्या होते हैं, ये रजिस्टर ही होते हैं। और इन्हीं रजिस्टर से मिलकर निर्माण होता है किसका, कैश मेमोरी का निर्माण होता है, याद रखना। फिर हमारे पास में मेन मेमोरी, तो हमारे पास क्या आती है यहाँ पर, बेसिकली रैम और रोम आती है, पर हम रैम को ज्यादा पढ़ते हैं। तो याद रखना कि रजिस्टर से मिलकर किसका निर्माण होता है, कैश मेमोरी से निर्माण होता है, और हमारे पास में फिर मेन मेमोरी है। तो अगर सीक्वेंस की बात मैं कर लूं तो एक नंबर पे कौन है, रजिस्टर है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास में कैश मेमोरी है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या बच गई है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी से स्लो ही होती है ना, उतने तेज काम नहीं करती, इसलिए तो सस्ती आती है। और प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी आती है क्योंकि वो फास्ट काम करती है, तो याद रखिएगा। अगला है, RGB मॉडल में कौन से प्राइमरी कलर यूज करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। देखिए RGB में होता है रेड ग्रीन और ब्लू होता है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये पहले वाला आंसर हो गया इसका, है ना। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेजर प्रिंटर कौन कौन से कलर यूज करता है कलर प्रिंटिंग के लिए। तो लेजर प्रिंटर कौन से कलर यूज करता है, तो याद रखना लेजर प्रिंटर यूज करता है लेजर, है ना। क्या करेगा, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक, है ना। ब्लैक के लिए क्या यूज करते हैं, के का यूज करते हैं, और के का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KEY, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, क्या होता है, KEY। तो याद रखना रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर के लिए याद रखना वहां पर भी 4 कलर होते हैं हमारे पास इंकजेट के लिए। कौन कौन से है वो, एक हमारे पास में होता है सियान, फिर होता है मेजेंडा, फिर येलो और फिर ब्लैक। सियान, मेजेंडा, येलो और ब्लैक, और ये के का फुल फॉर्म यही होगा KEY। तो याद रखना कलर प्रिंटिंग के लिए, 4 कलर प्रिंटिंग के लिए इंकजेट प्रिंटर इन 4 कलर का यूज करता है, और लेजर प्रिंटर इन 4 कलर्स का यूज करता है। और हमारे प्रश्न का जो आंसर है RGB के लिए, तो रेड ग्रीन और ब्लू जो है वो राइट आंसर है। अगला है हेक्साडेसिमल नंबर FF का डेसिमल नंबर, ये बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए जब भी हमको हेक्साडेसिमल से यहाँ निकालना हो या यहाँ से उल्टा निकालना, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि FF, ये हमको पता है, तो हमको मालूम है कि जब हम हेक्साडेसिमल संख्या निकालते हैं तो 9 तक के तो वैसे ही रहता है। 9 के बाद अगर हम बात करें 10, 11, 12, 13, 14 और 15 की बात करें, तो हम लिखते हैं A, B, C, D, E और F। मतलब 15 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, F यूज करते हैं। यहाँ पर क्या पार्ट डबल है, मतलब कैसा लिखा है 15 और 15, इस तरीके से वो लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल में है और हमको उसको बदलना है किसमें, डेसिमल में। यहाँ हम क्या करेंगे, वही हेक्साडेसिमल, क्योंकि 2 संख्या हमारे पास में है तो हम 2 बार हमने 16 लिखा, और हम घात लगाएंगे, कहाँ से, इधर से लगाएंगे। पहले हम 16 की घात लगाएंगे 0, और फिर 16 की घात लगाएंगे हम 1, इतना लगा लिया हमने। अब अगर हम बात करें 16 की घात अगर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। जिस भी संख्या की घात 0 होती है उसका आउटपुट 1 ही आता है, ये याद रखना है। फिर हमारे पास में 16 की घात क्या है, 1 है, तो ये क्या आएगा, ये 16 ही आएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पर,
ठीक है, 16 आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। अब हमको क्या करना है, ये पहले वाला जो 15 हमारे पास में, इसमें 16 और बाद वाला जो है इसमें 1, क्या करना है, इनटू करना है। कैसा, वर्टिकल इनटू करना है। और साथ में इसको क्या करना है, फिर हम जोड़ लेंगे जो संख्या आएगी हमारे पास उसको। तो अगर हमने 15 में गुना किया है ना 1 का, तो क्या आंसर आएगा, हमको पता है ये कैसे आएगा, ये 15 ही आने वाला है जब इसका इसमें गुना करेंगे हम लोग। तो अब जब हम 16 का 15 में गुना करेंगे तब क्या आता है, तो 16 में 15 का गुना हम करते हैं, है ना। हमारे पास में क्या है, 15 इंटू क्या आएगा, 16 आएगा। इसका हम गुना करेंगे तो हमको जाहिर सी बात है कि हमको पहाड़े थोड़े से कच्चे रहते हैं, है ना। पर 15 का हमको पहाड़ा 10 तक के तो हमको पता है, तो पहले 10 तक हम नाप लेंगे, कितना आएगा 150। फिर 15 को हम 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा 90, है ना। तो हमारे पास में 150 और 90 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास में 240, 240 होगा। अब ये जो 15 हमारे पास में आता है, यहाँ से गुना करके प्लस हम क्या करने, यहाँ से गुना करेंगे तो आएगा 240 हमारे पास पे आएगा। जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 255। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर आ गया। हमने एफ जो था डेसिमल हेक्साडेसिमल में, उसको डेसिमल में बदला तो क्या आ गया 255। अब 255 आपको जहां दिखे उसको आप आंसर लगा दीजिए, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। और जिन लोगों को दिक्कत जाती है इन प्रश्नों में, तो याद रखिए हम लोग ने एक प्रॉपर वीडियो डाल के रखा है ना, ये वाला वीडियो है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पूरे तरह के कन्वर्जन बताया है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक स्टेप आप देखो वीडियो की, फिर प्रैक्टिस करो, फिर अगली स्टेप देख के फिर प्रैक्टिस करना। ऐसे करके हम सीख जाएंगे प्रैक्टिस करके। और याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कॉमनली यूज एंट्रोपी कोडिंग स्कीम कौन सी है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इसकी एंट्रोपी कोडिंग जो स्कीम हमारे पास में जिसको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो कौन सी है, सबसे ज्यादा कॉमन वाली। तो हमारे पास में यहाँ पर है एक ट्रांसफर कोडिंग है हमारे पास में, रास्टर कोडिंग हमारे पास में है, हाफ मैन कोडिंग बोल रहा है और फ्रेम कोडिंग बोल रहा है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी है ना मोस्ट कॉमन वाली। तो हम बात करें ट्रांसफर कोडिंग या रास्टर कोडिंग की, तो रास्टर हमारे पास इमेज से जुड़ा हुआ है ना, ट्रांसफर हमको सेंड करने से जुड़ा हुआ है, और फ्रेम हमारे पास वीडियो से जुड़ा हुआ है। हमारे पास में जो हाफ मैन कोडिंग है ना, हाफ मैन जो कोडिंग है ये हमारे पास में कॉमनली सबसे ज्यादा यूज में किए जाने वाली क्या है, एंट्रोपी कोडिंग स्कीम है। तो याद रखना हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, MS एक्सेल 2019 में एक्टिव वर्कशीट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे को क्या करना है, एक्टिव सेल काउंट करना है कि हमारे पास MS एक्सेल की वर्कबुक है और उसमें हमारे पास में कितनी वर्कशीट फिलहाल एक्टिव है, कौन कौन सी एक्टिव वर्कशीट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे निकाल सकते हो, तो बड़ा आसान है, हम लोग यूज करने वाले हैं शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की यूज करके, और हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कौन सी एप्पल मैकओएस मतलब मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कोड नेम नहीं है। मतलब यहाँ पर हमको अलग अलग कोड नेम दिए हैं और इसमें से ऐसा कौन सा कोड नेम है जो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में के लिए नहीं यूज करते हम लोग, है ना, नहीं के लिए बोल रहा है। तो देखिए हमारे पास में है योसेमिट, हाई सेरा, हमारे पास सेरा है और नेटी नरवाल। तो मैं आपको बता दूं हम यहाँ पे कौन सी यूज नहीं करते हैं, तो हम यूज नहीं करते हैं नेटी नरवाल जो हमारे पास में है, इसका यूज नहीं किया जाता है। एप्पल ऑपरेटिंग जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कोड नेम के रूप में। तो ये आंसर गलत होगा और हमारा प्रश्न गलत वाला ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर 107 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, है ना। तो अब 107 हमारे पास दिया हुआ है, इसका हेक्साडेसिमल निकालना है ना, बड़ा सिंपल है, फिर से निकाल लेते हैं हम लोग। 107 दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको भाग देना पड़ेगा, कितने का, हेक्साडेसिमल हमको निकालना है। ये डेसिमल संख्या दी है उसने, हेक्साडेसिमल निकालना है। तो हेक्साडेसिमल निकालने के लिए हम लोग 16 का भाग देंगे। अब 16 का भाग देना है हमको 107 में, तो अब इसके पहले वाले में हमने दिया था 5 बार करीब हमने दिया था, है ना। तो कितना हुआ था हमारे पास में 16 का पहाड़ जब हमें 5000 पढ़ा था तो 80 आया था। 6 बार पढ़ते हम लोग तो कितना आएगा 96 आता है।
और 96 को अगर हम इसके आगे पढ़ेंगे, 96 6 बार हो गया, 7 बार अगर हम पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 112 हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ कहाँ तक के, 96 तक के, मतलब कि 6 बार अगर हम भाग देंगे तो 96 आएगा। और 1007 है, इसमें से 96 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 11 आएगा। तो शेषफल आपके पास बच जाता है 11 और 6 बार उसका टोटल भाग जाने वाला है ना। भाग एग्जाम में जल्दी दे देना। अब यहाँ से हम जैसे यहाँ पे जाते हैं, रिवर्स में हम लिखना है तो क्या लिखाएगा वो 6 और 11। और चूंकि हेक्साडेसिमल है तो हम लोग 11 को ऐसे नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, अल्फाबेट्स में। तो हमको पता है कि 9 के बाद 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं ए और 11 के लिए हम लोग यूज करते हैं बी। तो इस 11 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिखेंगे। मतलब कि 6B जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6B जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। भाग अच्छे से दे देना, जल्दी दे देना, आंसर करेक्ट निकलेगा। अगला है ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम के रूप में किस नेटवर्क क्राइटेरिया को मेजर किया जाता है। तो अगर हम ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम की बात करें तो डेटा ट्रांसमिट होने के लिए कितना समय लग रहा है और सर्वर के रिस्पांस देने में कितना समय लग रहा है ना। दोनों चीजें किसकी हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो हमको बोल रहा है किससे जुड़ा हुआ है, मतलब जो क्राइटेरिया आएगा किससे मेजर हम लोग करते हैं। परफॉर्मेंस से करेंगे, फॉर्मेटिंग से करेंगे, सिक्योरिटी या कंप्रेशन। कंप्रेशन तो हमको पता है फाइल को कंप्रेस करने की बात हो रही है, सिक्योरिटी सिक्योर करने से बात हो रही है, और फॉर्मेटिंग फॉर्मेट करने से, मतलब या तो हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं उस पर बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, परफॉर्मेंस। तो चाहे ट्रांजिट टाइम हो या रिस्पॉन्स टाइम, ये निर्भर करता है किसकी, उसकी परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो ये होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपको URL दिया है पूरा में HTTP क्या दर्शाता है। तो ये HTTP हमारे पास पे क्या होता है भैया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या करता है ये, तो ये हमारे वेब पेज के लिए जो वेबसाइट होती है उसको खींच कर लेकर आता है, ट्रांसलेट करके लेकर आता है। बस ये आप याद रखना कि वहां से लेकर आता है। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हमसे HTTP पूछ रहा है क्या दर्शाता है, तो डोमेन नेम। डोमेन नेम तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ये वाला example.com, ये डोमेन नेम हो गया। प्रोटोकॉल, तो हाँ ये हमारे पास में क्या है, ये प्रोटोकॉल है। फाइल पाथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वो इस इंडेक्स फाइल का क्या है, पूरा का पाथ है, मतलब एड्रेस है। इसी को तो URL बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन फाइल पाथ हम कहाँ यूज करते हैं, सिस्टम में। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल होगी उसका पूरा एड्रेस पाथ कहलाता है, और इंटरनेट पर मौजूद किसी फाइल का पूरा एड्रेस उसका URL कहलाता है। जैसे इस वीडियो को आप शेयर करोगे, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, तो वो होगा इसका URL। इसके बाद में ब्राउजर नेम, वो तो अलग ही बात होगी, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स। तो बेसिकली हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल। अगला है विंडोज XP में डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी किस ओल्डर कमांड को के रिप्लेसमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो हमारे पास में जो पहली की कमांड थी वो हमसे पूछ रहा है। अभी तो हमारे पास में क्या है, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज हमारे पास में आ गई है। उसके पहले किस नाम से आती थी, जैसे हमारे पास में बोल रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या था, तो हम डिस्क को फॉर्मेट करते थे, तो फॉर्मेट कमांड में तो डिस्क को फॉर्मेट करना हो गया है ना। ये हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट की कमांड नहीं है। चेक डिस्क क्या है हमारे पास में, तो डिस्क को चेक करने के लिए CH के डिस्क के हम लोग यूज करते हैं। तो जो डिस्क हमारे पास है बराबर काम कर रही है नहीं कर रही, उसकी जांच करने के लिए CH के डिस्क के चेक डिस्क की कमांड हम लोग चलाते थे। फिर डिस्क कॉपी की अगर बात करें तो डिस्क कॉपी पूरी की पूरी डिस्क को कॉपी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। याद रखना, CHK की बात कर ले, इसकी बात कर ले, इसकी, ये तीनों कैसी है, एक्सटर्नल कमांड है, ये भी याद रखिएगा। फिर हमारे पास में ऐप डिस्क है। तो ऐप डिस्क जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है कि पहले जो ऑर्डर कमांड हमारे पास में थी वो कौन सी थी, ऐप डिस्क की कमांड थी, जिसको रिप्लेस कर दिया किसने, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज ने। अगला है फेडोरा स्ट्रॉन्ग रूट पासवर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है। ये मैं पहले भी करा चुका हूं। पासवर्ड जितना आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितने उतार चढ़ाव उसमें होंगे, जितना लंबा होगा पासवर्ड उतना ज्यादा सिक्योर होगा। आपके पासवर्ड में अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए, और लेंथ काफी लंबी होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, याद रखना है ना। ऐसा हम लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे है ना, ये ऐसे सिक्योर नहीं माने जाते हैं। इस तरीके से अगर आपका पासवर्ड लिखा जाता है एक लंबे फॉर्मेट में, विशेष प्रकार के चिन्हों का, नंबर का, अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो सिक्योर होता है। फिर हमारा प्रीटी बीट का मुख्य उपयोग क्या है, तो जो प्रीटी बीट हमारे पास में होता है इसका मुख्य उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हमको बोल रहा है एरर डिटेक्शन में, नंबर कन्वर्ट करने के लिए, डेटा कंप्रेस के लिए, या फाइल इनक्रिप्ट करने। तो इनक्रिप्ट करने के लिए हम DES यूज करते हैं।
है ना। डेटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड हमारे पास में उसका यूज करते हैं। नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नंबर सिस्टम है ना। डेटा कंप्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। हमारे पास बच गया प्रीटी बिट के लिए क्या, एरर डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका भैया, प्रीटी बिट का, याद कर लीजिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नेटवर्किंग डिवाइस हमको पहचानना है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों, गेटवे हमको पता है कि नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या काम करता है, तो प्रोटोकॉल परिवर्तक ये कहलाता है। दो अलग अलग नेटवर्क जहां पर जुड़ते हैं वहां पर इसको स्थापित किया जाता है। फायरवॉल क्या होती है, तो फायरवॉल का यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये भी हम गेटवे की तरह इसका यूज कर सकते हैं। जो अलग से फाइल, बाहर से जो फाइल आती है अदर नेटवर्क से, उसकी जांच करने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है। और ये फाइल की भी जांच करता है, यूजर की जांच भी करता है। फिर हमारे पास में राउटर, तो राउटर का यूज वैसे तो हम दो अलग अलग नेटवर्कों के जहां जुड़ते हैं वहां पे राउटर का यूज करते हैं तो उनको जोड़ने के लिए। इसके अलावा राउटर क्या करता है, तो पैकेट फॉरवर्डिंग करता है ना। नेटवर्क में जो डेटा है छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाता है, तो उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है, वो है हमारे राउटर का। इसको याद रखेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, लाइनेक्स। लाइनेक्स हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा नहीं है, तो लाइनेक्स नहीं है, ये हमको पता है। अगला है LATEX, डॉक्यूमेंट फाइल का सामान्य एक्सटेंशन क्या होता है। तो इस फाइल का एक्सटेंशन याद रखना है ना। सीधे सीधे हम लोग याद कर लेंगे एक्सटेंशन। हमारे एग्जाम में बहुत सारी ऐसी फाइलों के एक्सटेंशन या कुछ फुल फॉर्म इस तरह से पूछता है जो हम नॉर्मल तौर पर ढूंढ नहीं पाते या हमारे पास कलेक्शन में नहीं आते। तो ये प्रश्न उसी प्रकार का है ना। नॉर्मली हम लोग फाइलें जो यूज करते तो आमतौर पर इस फाइल का हम लोग यूज नहीं करते। तो इस फाइल का जो एक्सटेंशन हमारे पास में आएगा वो हमारे पास में है .tex, है ना। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये हमको पता है। और ये वाला हम लोग यूज नहीं करते, इसके लिए भी ये वाला यूज कभी नहीं किया जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर tex जो है ये दोनों है, और डॉक्यूमेंट ये दोनों एक एक्चुअल में क्या है हमारे पास में फाइल एक्सटेंशन है, बाकी ये फाइल एक्सटेंशन है भी नहीं, है ना। तो याद रखना यही वाला हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में 8 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में -17 कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये प्रश्न जब भी आएगा थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए याद रखना पहली चीज कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि -17 लिखा हुआ है तो हमारा कंप्यूटर कभी भी किसी नेगेटिव संख्या को डायरेक्ट सेव नहीं कर सकता या स्टोर नहीं कर सकता, है ना। इसको हमको बाइनरी कोड में बदलते हुए हमको ले जाना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पॉजिटिव संख्या होगी पहले हमको उसको बाइनरी में निकालना है, और उसके बाद की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न आया तो हमको पहले -17, है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको +17 हमने लिख लिया। पहले हमको इसकी पॉजिटिव संख्या क्या निकालना है, बाइनरी। तो इसका हम निकालेंगे बाइनरी, क्या करेंगे, 2 का भाग हमको देना है, सिंपल सी है ना। 2 का भाग इसमें देंगे तो हमको पता है कि 2 के पहाड़े में 8 बार हम पढ़ते तो कितना आ जाता है, 8 बार हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16। 16 को 17 में से माइनस करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 1, हमारे लिए शेषफल माइनस, है ना। इसके बाद में फिर हमारे पास में इसमें हम 2 का भाग फिर देंगे, कितने बार जाएगा, तो हमको मालूम है 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, 0। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, 0। फिर इसमें हम फिर 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, हमको पता है 1 बार जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1 0 0 0 और 1, है ना। यहां से नीचे से ऊपर लिखा तो हमारे पास ये आ गया 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास में क्या आया, ये पॉजिटिव संख्या का हमारे पास में आ चुका है। ठीक, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमको इसको बनाना है क्या, 8 बिट का बनाना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग 8 बिट का बनाएंगे। तो 8 बिट का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम आमतौर पर करते हैं बाइनरी सिस्टम में, हम इसके सामने क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3, कितने हो गई अभी हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गई हमारे पास में, है ना। सामने की तरफ हमने उसको लगा लिया 0। अब यहाँ पे आपको लगाना है मेन रूल। कौन सा रूल है, तो अब हम बदलेंगे, जो हमारे पास में 0 है उसकी जगह पे हम 1 करने वाले हैं, और जो 1 है उसकी जगह पे हम करेंगे 0। तो अगली स्टेप क्या हो गई हमारे पास में कि यहाँ पर हमारे पास में 0 की जगह हम क्या करेंगे 1, जहां जहां 0 है वहां पर हमने क्या कर दिया 1, जहां 1 है वहां हम कर देंगे 0। 0 की जगह पे 1 1, और यहाँ पे 1 की जगह पे हमने कर दिया 0। इतना हो गया हमारे पास में। अब इतना होने के बाद जो फाइनल स्टेप हमारे पास में बचती है वो ये बचती है कि हमारे को ये जो संख्या आई है इसमें हमको जोड़ना है किसको, +1 को।
+1 जो है हमको यहाँ पर इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम जाते हैं यहाँ पर, तो फाइनल स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप से आप काम करना इजी हो जाएगा। +1 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1, फिर हमारे पास में ये वाला 1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, ये 0 आ गया और 1 1 1 हमारे पास में ये वाली जो संख्या है ये आ गई। अब वो सेव कर लेगा, है ना। तो हमारे पास में सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्डिंग में क्या करना पड़ेगा, अगर -17 हमको लिखना है तो पहले हमको उसका जो पॉजिटिव होगा 17, पहले उसका बाइनरी हमको निकाल लेना है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, यहाँ पे 8 बिट का बोल रहा है तो हमारे पास में 5 ही बिट थी तो हमने उसको 8 बिट कर लिया। अब उस 8 बिट में हमारे पास जो संख्या आई हमने उसको क्या करना है, पलट देना है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह हमको 0 करना है, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद में फाइनल स्टेप हमको क्या करना है, इसमें +1 हम लोगों को करना है, जो कि नियम के अकॉर्डिंग है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे, है ना। तो हमने जोड़ लिया उसमें। अब हमारे पास जो आंसर आया 110 और फिर 4 टाइम 1 है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। कहाँ पर है हमको ऑप्शन में देखो, 111 है, 0 और 4 टाइम 1 है, यही वाला है ना, इसमें हाँ यही वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है ना। जब हमने लाया 111 तो 1 2 3 1 आ गया, फिर हमारे पास 0 है और फिर 4 टाइम 1 है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करके अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में रीड और बफिकेशन जैसे फीचर क्या कहलाते हैं। देखिए दोनों फिंगरप्रिंट से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे जो फीचर होते हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं, बस ये हमसे पूछ रहा है। हमको बोल रहा है मेटा डेटा, तो मेटा डेटा हमको पता है कि डेटा की जानकारी देने वाले डेटा को मेटा डेटा कहा जाते हैं और इसका यूज किया जाता है सर्च इंजन में। जो गूगल होगा वो मेटा डेटा का यूज करता है, किसी और के डेटा का उपयोग करके मैं किसी और के डेटा की जानकारी हम लोग को देता है, बस इतना से याद रखना है। फिर हमारे पास में है म्यूनिटी, तो म्यूनिटी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। बेसिकली ये क्या हमारे पास में, तो ये बायोमेट्रिक्स में है ना, फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बहुत सूक्ष्म बहुत छोटा सा जो फीचर है वो यही है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। पिक्सल पॉइंट्स, ये हमारे पास इमेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इमेज के में हम पिक्सल्स यूज करते हैं हमको पता है ना। बाइनरी टैक्स, तो बाइनरी टैक्स यहाँ प्रश्न से तो कहीं पे रिलेटेड नहीं आ रहा, पर बाइनरी नंबर्स पे हम लोग जरूर उसको पढ़ते हैं ना, तो इसको याद रखिएगा। अगला है वेब कैश का मुख्य एडवांटेज क्या होता है। वेब कैश, कैश के बारे में हमको पता ही है, कैश और कुकीज दो अलग अलग चीजें होती है। तो कैश क्या करता है कि जब भी हमको कैश, अगर हमारे जैसे मैं किसी वेबसाइट पे गए तो कैश फाइल डाउनलोड करने के लिए हमको बोलता है एक बार हमने डाउनलोड कर ली है, बार बार हमको नहीं करना है। अगली बार क्या होगा, तेजी से, मतलब हमारे जो सेशंस होंगे तेजी से फिर ओपन होने चालू हो जाएंगे, हमको हर बार जाके उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। तो हमारे पास में क्या है, पेज को हर बार फिर से डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं, एक ही बार करना पड़ता है ना। ईमेल एड्रेस डिलीट हो जाता तो ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सेव करके रखेगा। सेम वेब पेज फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ता तो ये सही है ना। ब्राउजर प्रोटोकॉल बदल जाता तो ऐसा भी नहीं है। क्या होगा, सेम वेब पेज जो है आपको बार बार डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल क्लिक से बाद में खुल जाया करेगा, क्योंकि क्या हुआ आपका कैश में पहले से सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। अगला हमारे पास में एमएस एक्सेल में रिंग के रूप में मल्टीपल डेटा सीरीज दिखाने वाला चार्ट कौन सा है, रिंग के रूप में, है ना। तो अगर रिंग की बात करें तो हमारे पास में इस तरीके के रिंग, एक ही चार्ट होता है जो रिंग के रूप में होता है ना। एक इसी की फैमिली का जो हमारे पास में वो कैसा होता है, वो हमारे पास में गोल होता है ना। तो ये जो हमारे पास में होता है ये हमारे पास में पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट की फैमिली में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ये वाला डोनट चार्ट। अंतर क्या है कि यहाँ पर हम सिंगल को शो करा पाते हो किसमें, पाई चार्ट में, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल को हम लोग शो करा सकते हैं। मल्टीपल डेटा सीरीज को अगर शो कराना है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, इस तरह से डोनट चार्ट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो डोनट जो होगा ये इसका राइट आंसर है। पाई चार्ट जैसे कि ये, इसमें हम लोग सिंगल सीरीज को शो करा सकते हैं, है ना। एरिया चार्ट हमारे पास लाइन चार्ट के जैसे ही होता है, बस नीचे के एरिया को हम फिल या कलर कर देते हैं। बार चार्ट जो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल्स बार होते हैं, 36 बार्स होते हैं, और तुलना कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वो भी हमको पता है। जहां पर नाम बहुत लंबे, डाटा श्रेणियों के नाम बहुत लंबे होते हैं, वहां पर अगर कंपेयर करना है तब हम बार चार्ट का यूज करते हैं, ये भी याद रखिए। अगला है URL में एग्जाम्पल का
इंडिकेशन क्या है, ये तो हम शायद अच्छा नहीं हुआ था, है ना। यूआरएल हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका क्या ये क्या इंडिकेट करता है, ये एग्जाम्पल लिखा है ना यहाँ पे, तो क्या इंडिकेट करता है। तो इसके पहले ही ऐसा कि ऐसा प्रश्न था, वहां पर मैंने बता दिया था क्या है ये डोमेन नेम है, ये हमारे पास में प्रोटोकॉल है, ये हमारे पास फाइल है, और ये उसका TLD है, टॉप लेवल डोमेन है, मतलब एक्सटेंशन हमको पता चल रहा है। तो बेसिकली इस यूआरएल में हमारे पास में प्रोटोकॉल है, यहाँ पे डोमेन नेम हमारे को मिल गया, ये उसका एक्सटेंशन है, टॉप लेवल डोमेन जो हम बोलते हैं, और ये फाइल का पाथ, और ये फाइल कौन की है, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है, ये हमको पता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल पूछ रहा तो हमने बता दिया क्या है वो डोमेन नेम, मतलब कि ये वाला राइट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अगला है राउटर का मेन वर्क क्या है। तो राउटर का मेन वर्क तो हम उनको पता है कि वैसे तो दो अलग अलग नेटवर्क को लोग जोड़ते हैं, आपस में जोड़ने के लिए राउटर का हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा राउटर क्या करता है, तो ये भी पैकेट फॉरवर्डिंग करता है, जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे उसको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है, ये राउटर का होता है, याद रखना, है ना। और राउटर TCP हमारे पास OSI मॉडल होता है, उसमें थर्ड लेयर पर काम करता है, ये भी याद रखना। क्या डेटा पैकेट रिसीव, एनालिसिस और फॉरवर्ड करता है, टेक्स्ट बोल्ड करता है, इमेज स्कैन करता है और ऑडियो कंप्रेस करता है। वैसे भी आंसर हमको अलग ही दिख रहा है कि डेटा पैकेट जो होता है उसको रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा और फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ भेजने का काम, पहुंचाने का काम किसका है, राउटर का है। इमेज स्कैनिंग काम स्कैनर का होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल B का यूज कर लेते हैं, और ऑडियो कंप्रेस करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर हमारे पास में आते हैं, उनका यूज हम लोग करते हैं। अगला है हमारे पास www.example.com में .com किस पार्ट को इंडिकेट करता है, ये तो मैंने इसके पहले बता दिया, ठीक है। किस भाग को करता है तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या का डोमेन नेम होगा, और इसकी बात वो कर रहा है .com, है ना, जो फाइल वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। तो ये हमारे पास में कहलाते हैं क्या, TL और D, टॉप लेवल, और क्या कहलाते हैं ये डोमेन कहलाते हैं, याद रखना, टॉप लेवल डोमेन। एक हमारे पास में ये भी आता है कंट्री कोड, और फिर आता है TLD, तो ये क्या है, कंट्री के नाम को जो इंडिकेट करते हैं वो वाले कहलाते हैं। तो याद रखना है क्या हमारे पास टॉप लेवल क्या है, डोमेन है। ब्राउजर प्लगइन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, और फाइल का पाथ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में डेस्कटॉप आइटम का टेक्स्ट साइज बड़ा करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। देखिए विंडोज 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट के साइज जो आइटम्स वगैरह आपको दिख रहे हैं उसके साइज आपको बड़े करने हैं। तो स्पेशली कोई फीचर हम लोग को जाकर नहीं मिलता है उसके लिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्प्ले सेटिंग में जाकर उसका रेटियो हम लोग सेट कर सकते हैं, उसके जैसे हम कम करेंगे तो हमारे फॉन्ट साइज बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास आइकन्स को भी स्मॉल और बड़े करने का ऑप्शन वहाँ पर जरूर मिलता है। लेकिन ये पूरा ऑल ओवर आपको सारा कुछ बड़ा करना है तो क्या करेंगे, जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो हम कम कर देंगे, है ना, 800x600 हम लोग कर देंगे तो बहुत कम हो जाता है रेजोल्यूशन। उसके बाद में जो साइजेस हमको ज़्यादा दिखते हैं, है ना, हर ऑब्जेक्ट के या टेक्स्ट के साइज बड़े दिखते हैं, तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम करके हम लोग कर सकते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग से हमको मिल जाएगा। डिवाइस मैनेजर में हम जो डिवाइस होते हैं, प्रिंटर वगैरह, स्कैनर वगैरह, इनकी सेटिंग्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में हमारा जो हार्ड डिस्क होगी उसके पार्टीशन वगैरह जो है उसमें हम लोग डिफ्रेगमेंटर वगैरह करना है, कंप्रेशन करना है, वहाँ से हम कर सकते हैं, है ना। टास्क शेड्यूलर यहाँ पे हमारे पास पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है ईमेल एड्रेस में यूजर आईडी के बाद कौन सा सिंबल लगता है। तो ये तो हमको पता है, यूजर आईडी जब भी हम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं उसमें, @ है ना, यूजर आईडी फिर @ और फिर डोमेन नेम हमारा आता है, वो याद रखेंगे। इमेज प्रोसेसिंग में डिलीटेशन ऑपरेशन का क्या करता है ना। तो हमारे पास डिलीटेशन ऑपरेशन क्या करता है, हमको बोल रहा है ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज पर पिक्सल ऐड करता है, इमेज को ऑडियो में बदलता है, ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज से पिक्सल रिमूव करता है, या RGB से SV में बदलता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी इमेज प्रोसेसिंग में डिलीटेशन ऑपरेशन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, पिक्सल्स को ऐड करने वाला है, पिक्सल को जोड़ने वाला है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या रिमूव का बोल रहा, तो रिमूव तो नहीं होगा, है ना, और ये वाला आंसर भी हमारा नहीं है। इमेज की बात करें तो इमेज को ऑडियो में नहीं बदलते हम लोग, है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज पर पिक्सल को क्या करेगा, वो ऐड करेगा, है ना। तो ऐड पिक्सल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, याद रखना। तो ये वाला आंसर का ये राइट आंसर है। अगला है फेडोरा में पार्टीशन कस्टमाइज, रेड कॉन्फ़िगर और बूट ऑपरेशन मॉडिफाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फेडोरा क्या है, याद रखना, फेडोरा हमारे पास लाइनक्स का वर्जन है, फेडोरा, रेड हैट, है ना, ये सारे के सारे किसके हैं, लाइनक्स से वर्जन है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। तो हमारे पास में इनके लिए क्या है, इनको मॉडिफाई करने के लिए हमको बोल रहा है यूज फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस से क्या लेना देना है ना। रिमूव पार्टीशन, तो पार्टीशन से भी कुछ लेना देना नहीं है,
हमको बोल रहा है रिव्यू एंड मॉडिफाई पार्टीशन लेआउट, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। रिव्यू करेगा और उसको मॉडिफाई करने के लिए, हाँ डिलीट और कस्टम बूट के लिए ऑप्शन नहीं होगा। तो रेड बेसिकली हमारे पास किसके लिए, रिव्यू एंड मॉडिफाई जो पार्टीशन हमारे पास में है उनके लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल 13 का सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए ये वैसा का वैसा प्रश्न है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। वहाँ पे -17 लिखा हुआ था, यहाँ पे 13 लिखा हुआ, लेकिन याद रखें जब भी हम सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो याद रखना हमको निकालना किसके लिए है, -13 के लिए। प्लस जरूर लिख दिया उसने पर अपने को निकालना -13 के लिए है, आप ऐसा मान के चलिएगा। ठीक है, हमको सीधे उसने क्या दे दिया, पॉजिटिव लेके दे दिया है, तो हमें यहाँ से सॉल्व करेंगे। बाकी सारी स्टेप जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है ना। देख लीजिए फिर से क्या है, 13 में हम पहले भाग देंगे, हमको क्या निकालना है, पहले बाइनरी निकालना पड़ेगा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। क्या शेषफल बचेगा यहाँ पर 1, भाई 12 आएगा, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा। फिर यहाँ हम 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे 0 है। फिर हमारे पास में यहाँ पर फिर हम 2 का भाग देंगे 3 में, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 1 है ना। अब ये 2 में तो आगे जाएगा नहीं, यहाँ तक के हमारा काम हो गया। तो हमारे पास में संख्या निकल के आई, क्या आई है, हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। हमारे पास में आया है 1 1 0 और 1, ये आ गया बाइनरी 13 का। अब हमको इसको क्या करना है भैया, 8 बिट का बनाना है ना। अभी कितने बिट का है, वो 4 बिट का है। 8 बिट का बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम 4 जीरो और लगा देंगे, लेकिन कहाँ लगेंगे, सामने की तरफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लगा रहे 1 2 3 और ये 4, ये हो गया भैया 8 बिट का। ठीक है, कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हमने क्या किया था, याद है हमने क्या किया था कि हमने बीट रिप्लेस किए थे, बीट को आपस में बदला था। जैसे 0 है तो 0 की जगह क्या आएगा 1, जहां जहां 0 है वहां पे क्या जाएगा आपका 1, और जहां जहां आपका 1 है वहां पे क्या जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पे 0 आया, इसकी जगह 1, और ये आपके पास में 1 है, इसकी जगह पे 0, इतना हो गया। फिर फाइनल जो स्टेप हम लोगों ने अप्लाई करी थी, याद है आपको, हमने क्या किया था, अब यहाँ पे हम करेंगे +1 आपको करना ही है ना। अब यहाँ पर जो निकल के आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर है ना। तो यहाँ पे जब इसमें हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 जैसा का वैसा, ये वाला 0 जो है ये जैसा का वैसा, ये वाला 0 जैसा का वैसा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये आ गया भैया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमको करना है, याद रखना। तो कहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 1, 4 टाइम 1 हमारे पास में है, 4 टाइम 1 00 और 11 00, ये आ गया है ना। तो 4 टाइम 1 हमारे पास में आ गया, 00 11, ये आ गया हमारे प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इसी के साथ ये हो गए भैया हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन, और इस 50 क्वेश्चन के चैलेंज में आपके कितने नंबर आए हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। 50 आउट ऑफ 50 आपके मिलते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे ये जो क्वेश्चन है PYQ बेस्ड है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन है जिस टॉपिक के क्वेश्चन अभी इस वाले एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये तैयारी करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन की निश्चित रूप से आपका पेपर निकल जाने वाला है। तो इसमें कितना स्कोर आया मेरे को कमेंट करके आप याद से बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग कल आएंगे एक नए चैलेंज के साथ में। तब तक के लिए आप लोग आपका ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।